नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस विजन आई एस टेस्ट सीरीज के अंदर। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो इसका जो लाइव आता है हमारे डेली 8 बजे, ठीक शाम को। तो अभी 2 दिन से कोई कारण की वजह से लाइव नहीं हो पा रहे हैं, तो इसी की वजह से ये मैं आज इस टाइम ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ये वीडियो। और अगर आपको वीडियो फॉर्म में अच्छा लगता हो तो हम वीडियो फॉर्म में कर लेंगे, और अगर आपको ये लाइव फॉर्म में अच्छा लग रहा तो हम लाइव फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। और अगर आप वीडियो की लेंथ थोड़ी सी लंबी हो जाए तो आप इसको पेशेंस रख के देखिए पूरा। ठीक है, और ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इस सीरीज़ में से लिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कहता है, अभी हाल ही में जो आरोग्य राष्ट्रीय उद्यान के मौजूदा आकार को 3 गुना से अधिक विस्तृत कर दिया गया है। यानी हमारा जो कौन सा ये औरंग जो नेशनल पार्क है उसका जो आकार है वो 3 गुना बढ़ा दिया गया है। ठीक है, इसमें आगे कहता है भी इसके तहत अधिसूचना जारी की गई है। इसके संदर्भ में जो हमारा जो आरोग्य राष्ट्रीय जो उद्यान है उससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है हमारा, यह ब्रह्मपुत्री नदी की है हमारी, उसके दक्षिण तट पर स्थित है। ठीक, तो ये हमारा उसके दक्षिण तट पर नहीं है, हमारा जो उसका उत्तरी तट है वहाँ पर ये स्थित है। और इसे क्या किया था, वर्ष 1985 के अंदर हमारे इसको क्या किया था, स्थापित किया गया था। और 13 अप्रैल 1999 को यहाँ उसको राष्ट्रीय उद्यान के तौर पर घोषित किया गया था। मगर जब इसकी स्थापना की गई थी तो यह क्या था, एक अभ्यारण्य था। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा पहला कथन गलत हो जाता है। तो पहला गलत होने से हमारे सीधा ही हमारा आंसर आ जाता है, सी हमारा इसका राइट आंसर होता है। चलिए फिर भी देख लेते हैं। कहता है औरंगा जो हमारा जो नेशनल पार्क है एक गंभीर रूप से जो संकटग्रस्त स्तनधारी जिसका नाम क्या है, पिनी होग का एक पर्यावास है। ठीक है, तो ये कौन सी संकटग्रस्त प्रजाति है, पिनी होग है जी। उसके बाद में जो ब्लड लाइफ इंटरनेशनल ने आरोग्य राष्ट्रीय उद्योग है, सॉरी जो आरोग्य नेशनल पार्क है वो एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में भी चिन्हित किया। तो ये भी कथन हमारा क्या है, सही है। ये दोनों कथन हमारे सही हैं। तो राइट आंसर होता है हमारा इसका सी, हमारा इसका राइट आंसर होता है। ठीक, ये जो हमारा जो नेशनल पार्क है इसको एक प्रकार से हमारा जो मिनी जो काजीरंगा नेशनल पार्क के रूप में भी इसको वर्णित किया जाता है या उसके रूप में भी जाना जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जो हमारे जो ये जो नेशनल पार्क है यहाँ पर जो जैसे दलदली भूमि है, यहाँ पर जो नदियाँ हैं, उसके घास के जो मैदान हैं से इनसे निर्मित एक परिदृश्य हमें एक समान रूप से दिखाई देता है। दोनों ही उद्यानों में हमें जो हमारे ग्रेट वन हॉर्न राइनो है जिसको हम एक सींग वाला गैंडे के नाम से जानते हैं, वो यहाँ पर क्या करता है, निवास करता है। साथ ही साथ पर जो ये हमारा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहीं न कहीं जो हमारी वनस्पतियाँ हैं और जीव हैं उनमें भी काफ़ी क्या है, ये समृद्ध है। इसमें हमारी जो हमने बोला था जैसे एक सींग वाला जो गेंडा है, उसके साथ साथ इसके अंदर जो पिग होंग है, हाथी है, भैंस है, सॉरी बाघ हैं। ठीक है, ये सारे के सारे यहाँ पर पाए जाते हैं। और ये ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर गेंडों का एकमात्र गढ़ भी माना जाता है। ठीक, और जो पिग्मी हॉल जिसको परकुला जींस का एकमात्र क्या है, सदस्य है, जो जंगल में इसकी संख्या कितनी है, लगभग 200 से ही कम बची है। ठीक है, और ये भारत में देशज प्रजाति है, यानी ये क्या है, हमारी एक स्वदेशी रूप से निर्मित प्रजाति है, यानी भारत की देसी प्रजाति है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो ये हमारा नेशनल पार्क है इसके अंदर कुछ जो सुअर पाए जाते हैं जिनका जो आकार होता है वो काफ़ी, इसका जो उसकी लंबाई काफ़ी होती है। ठीक है, वैसे वो छोटे होते हैं मगर उनकी लंबाई थोड़ी सी ठीक ठाक होती है। तो वो कितने, लगभग 20 से 30 सेंटीमीटर ही होते हैं। ठीक है, तो कितने होते हैं, 20 से सिर्फ 30 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो इतनी इसकी क्या होती है, लंबाई होती है। साथ ही साथ जो तीसरा कथन किया अभी, जो वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल जो कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य होता है, जो विश्व के क्या होता है, जो विपक्षियाँ होती हैं या उनसे संबंधित जो जैव विविधताएँ होती हैं उनके संरक्षण में महत्वपूर्ण भी है भूमिका निभाता है। साथ ही साथ ये क्या होता है, वैश्विक नेटवर्क की जो पहचान करता है और उनकी निगरानी भी करता है। ठीक, और साथ ही साथ जो हमारे ये जो अभ्यारण्य है हमारा, सॉरी जो ये हमारा जो जो आरोग्य राष्ट्र नेशनल पार्क है, ये कहीं ना कहीं जो हमारे जो पक्षियों के लिए समृद्ध होने की वजह से इसको एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में भी चिन्हित किया गया है। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है हमारा सी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कहते हैं हाल ही में सुर्खियों में रहा कौन सा, जो डिजिटल समाज और मूल्य आधारित डिजिटल सरकार पर बर्निल घोषणा पत्र, जिसमें किससे संबंधित है, हमारे गर्लैंड पोर्ट यानी जो बर्निल घोषणा पत्र था। तो ये क्वेश्चन क्या है, हमारा दोबारा है। ठीक है, तो ये करंट अफेयर से संबंधित था, तो यूपीएससी में पूछा जा सकता है। तो ये था हमारा यूरोपीय संघ से संबंधित था, ये जो बर्लिन घोषणा पत्र हुआ था, डिजिटल समाज और मूल्य आधारित ये किया गया था।
तो कैसे, जैसे हाल ही के अंदर जो हमारे यूरोपीय आयोग थे, उन्होंने क्या किया था, विश्व में पहली बार डिजिटल अधिकारों और सिद्धांतों का एक सेट प्रस्तावित किया था। और यह यूरोपीय संघ परिषद में डिजिटल समाज और मूल्य आधारित डिजिटल सरकार को बर्लिन घोषणा पत्र के रूप में भी इसमें विस्तारित किया था। और इसके अंदर कुछ सिद्धांत रखे थे, जैसे लोगों के अधिकारों की रक्षा करना, लोकतंत्र का समर्थन करना, एक निष्पक्ष और सुरक्षित ऑनलाइन तंत्र प्रदान करवाना, साथ ही साथ हमें जो नई तकनीक है उनका विकास करना, उनसे जो कहीं न कहीं उनसे निपटने के दौरान कहीं के जो इस प्रकार की जो हमारे जो साइबर सिक्योरिटीज़ होती है उसको कंट्रोल करना, जो उनके जो यानी तकनीक बनाने वाली जो कंपनियां हैं उनको भी मार्गदर्शन प्रदान करवाना। तो इस प्रकार के कुछ दिशा निर्देश जारी किए थे हमारे इसने यूरोपियन जो डिजिटल समाज और आधारित के तौर पर। ठीक, तो इस घोषणा पत्र का जो मुख्य उद्देश्य था वो कहीं ना कहीं जो मूल्य आधारित डिजिटल रूपांतरण में योगदान करना था। और यह योगदान जो हमारे समाजों में डिजिटल भागीदारी और डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देकर एक मजबूत समाज का क्या करना था, निर्माण करना था। ठीक है, और ये जो घोषणा पत्र था इसके जो ई गवर्नमेंट पर लगभग 2017 में जो हमारा जो तेलिन घोषणा पत्र हुआ था उस पर क्या था, ये आधारित था। यानी इसका जो स्रोत था 2017 में हुआ हमारा कौन सा था, तेलिन जो घोषणा पत्र था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है हमारा बी, इसका राइट आंसर है, ये नहीं हमारे ये यूरोपीय संघ से संबंधित था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, तो कहता है भी भारतीय संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये हमारा पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन है। तो क्या हमारी संविधान सभा के बारे में पूछा गया है। तो पहला कहता है महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो महात्मा गांधी थे उन्हें यानी जो महात्मा गांधी को छोड़कर बाकी जितने भी जो मुख्य लोग थे वो संविधान सभा के अंदर शामिल थे। बाकी जो राजनीति के अंदर जो कहीं न कहीं जो हमारे गांधी जी थे वह कहीं न कहीं हम कह सकते हैं जो राजनीति से कहीं न कहीं अपना वाला छुड़ा सके थे या वह राजनीति से दूर रहना चाहते थे। अगला है, इसके निर्वाचन में पृथक निर्वाचन मंडल प्रणाली का पालन नहीं किया गया था। ठीक है, तो ये कहीं न कहीं सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के लिए अंग्रेज ये चाहते थे भी पृथक निर्वाचन मंडल बनाया जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ, जबकि इसके स्थान पर आरक्षित तौर पर जो मुद्दे थे उसको हमने ले लिया था। ठीक, अगला इसका कहता है भी जो इसने देश की पहली संसद के रूप में कार्य किया। तो ये बात बिल्कुल सही है भी जो हमारी संविधान सभा थी उस समय क्योंकि स्थायी रूप से संसद का निर्माण नहीं हुआ था, तो एक प्रकार से हमारी जो पहली संसद का जो निर्माण हुआ था वह कहीं न कहीं हम पहली संविधान सभा को ही बोल सकते हैं। तो हमारी जो पहली संविधान सभा थी हमारी 16 मई 1946 के अंदर जो कैबिनेट जो मिशन आया था उसके तहत इसको क्रियान्वित किया गया था। जो प्रांतीय विधायकों में प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधि का निर्वाचन उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था, इसके लिए पृथक निर्वाचन मंडल या कहीं न कहीं जो अनुसरण किया था। ठीक है, तो इसका जो निर्वाचन मंडल था उसका पृथक नहीं था, जिन समुदायों के द्वारा इनको जो कहीं न कहीं चुना जाना था, जो विधायकों से उन समुदाय के द्वारा इनको चुना जाना था। ठीक, इसी के साथ जो हमारी जो रियायतें थी उनके प्रतिनिधि थे, साथ साथ रियासतों के जो प्रमुख जो मनोनीत सदस्य थे वो भी इस सभा के अंदर क्या थे, शामिल थे। और संविधान सभा के सदस्य प्रांतीय विधायकों द्वारा एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समान आनुपातिक प्रतिनिधित्व मत प्रणाली द्वारा निर्वाचित किए गए थे, न कि वयस्क मताधिकार द्वारा। ठीक है, तो इसके जो सदस्य थे वे एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से ये चुने गए थे। साथ ही साथ जो गांधी जी थे वो इसके सदस्य नहीं थे। तो पूछा गया इनसे कौन सा कथन सही है, तो इसका ए हमारा राइट आंसर होता है, क्योंकि जो दूसरा है वो हमारा गलत हो जाता है। तो गलत होने की वजह से ये भी कैंसिल हो जाता है, ये भी कैंसिल हो जाता है, कि पहला हमारा सही था, तो इस वजह से आंसर नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला भी कहता है भी जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसको DPSP के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये कहाँ पर है, हमारे जो भारतीय संविधान का जो भाग नंबर 4 है उसके अंदर हमारी ये DPSP हमारा है। और DPSP क्या है, ये कहीं के जो राज्य को एक प्रकार से क्या देते हैं भी, एक निर्देश देते हैं भी जो राज्य है वो इस प्रकार के कार्य करेगा, इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करेगा। और ये न्यायिक रूप से क्या नहीं है, बाध्य नहीं है। अगर किसी राज्य किसी भी जो हमारा जो मूल यानी जो राज्य जो नीति निर्देशक तत्व है उसको रहने भी विफल रहता है, तो हम राज्य पर किसी प्रकार की पाबंदी नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो पहला कथन क्या कहता है कि जो इसका उद्देश्य देश में राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करना है। कौन सा, राजनीतिक लोकतंत्र। तो ये जो राजनीतिक लोकतंत्र की व्यवस्था है वो हमारी मूल अधिकार है, उसमें ये हमें गारंटी देगी है राजनीतिक स्वतंत्रता की। जबकि जो हमारे राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो हमारे आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। ठीक है, तो ये किसी प्रकार की राजनीति का नहीं करती, ये हमारा मूल अधिकार करता है
जो कि भाग 3 के अंदर आर्टिकल नंबर 12 से लेकर आर्टिकल नंबर 35 तक समाहित है। ठीक है, पहला कथन हमारा गलत हो जाता है। तो दूसरा कथन देखते हैं, ये स्वतः लागू नहीं होते, इनके क्रियान्वयन के लिए कानून की आवश्यकता होती है। तो ये बात बिल्कुल सही है, यानी जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये किसी प्रकार से जो क्या नहीं होते, यानी हम कह सकते हैं भी गैर न्यायोचित होते हैं, तो इसको आप कहीं गई कानूनी रूप से लागू नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, तो इनको लागू करने के लिए कहीं कहीं कानून की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो पूछा गया हमसे कौन सा कथन सही है, तो इसका जो केवल केवल बी हमारा सही है, जो कि हमारे ऑप्शन में यानी प्रिंट नहीं हुआ है, तो इसका जो केवल बी हमारा राइट आंसर है, तो बी का केवल दूसरा राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है भारत का संविधान नागरिकता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किन तरीकों का प्रावधान करता है। कौन सा, जो भारतीय संविधान के अंदर जो नागरिकता प्रदान की जाती है। ठीक है, तो नागरिकता का जो हमारे जो आर्टिकल्स है वो कहाँ पर, जो हमारे जो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल यानी जो भाग है हमारा, भाग नंबर जो 2 है, ठीक है, तो वो किससे संबंधित है, हमारा नागरिकता से संबंधित है। और साथ ही साथ जो आर्टिकल नंबर 5 से 11 के बीच में जितने भी आर्टिकल है वो सारे के सारे भारत की नागरिकता के बारे में बताते हैं कि कौन भारत का नागरिक होगा, साथ ही साथ किस प्रकार से नागरिकता उससे छीनी जा सकती है, किस प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, कौन अवैध नागरिक है। तो ये सारे के सारे इसके अंदर प्रावधान किए गए हैं। तो हमसे पूछा गया है भी इसके अंदर कौन कौन से ऐसे प्रावधान जो नागरिकता प्राप्त करने के लिए किन किन तरीकों का प्रावधान किया, जैसे जन्म के द्वारा, उसका वंश द्वारा या पंजीकरण द्वारा। ठीक, तो जैसे हमारा ये कहा भी जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर और पंजीकरण के आधार पर। तो पूछा गया है कौन सा कथन हमारा सही है, तो ये हमारे जो तीनों के तीनों कथन हैं वो क्या हैं, गलत हैं। ठीक है, अब कहेंगे भी कैसे, क्योंकि ये सारी की सारी जब हम नागरिकता की बात करते हैं तो ये सारी की सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं, तो गलत कैसे हुआ, तो ये गलत इस प्रकार से हुआ, जो हमारा जो भारतीय संविधान का जो नागरिक है, यानी जो संविधान है, जो आर्टिकल नंबर जो हमारे 5 से 11 है, ये सिर्फ यही बात कहते हैं भाई 26 जनवरी से 1950 तक जो व्यक्ति, कौन व्यक्ति जो भारत के अंदर रह रहे होंगे वो भारत के क्या होते हैं, नागरिक होते हैं। जबकि अगर कोई व्यक्ति जो दोबारा यानी कोई व्यक्ति जो भारत की नागरिकता लेना चाहता है, चाहे वो जन्म के आधार पर हो, वंश के द्वारा हो या पंजीकरण के द्वारा हो, उसके लिए संसद को कानून बनाने का अधिकार ये जो आर्टिकल्स है वो उपलब्ध करवाते हैं। ठीक है, इसी के लिए हमने भारतीय हमारी जो संसद थी उनमें नागरिकता अधिनियम 1955 लेके आए थे, जिसमें हमने कहा था कि वंश के आधार पर आप नागरिक बन सकते हो, जन्म के आधार आप नागरिक बन सकते हो, आप पंजीकरण कर सकते हो नागरिकता के लिए। ठीक है, और अभी क्या हुआ था, जो अंतरिम संशोधन इसमें अभी हुआ है 2019 के अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं ये चीज़ें गलत हो जाती है। और हमारा जो नागरिकता अधिनियम 1925 में नागरिकता प्राप्त करने के तरीके 4 प्रकार के बताए गए हैं। कौन से, आप जन्म के द्वारा ले सकते हो, साथ ही साथ अवजनत के द्वारा या रजिस्टर करके, देशीकरण के माध्यम से, राज्य क्षेत्र में अगर कोई क्षेत्र हमारा मिल जाता है तो उसके थे। ठीक है, तो जैसा कि हमने क्या किया था, जो बांग्लादेश के साथ हमने सीमा का विवाद हमने सही किया था, तो उसके सामने हम कह सकते हैं जो जो क्षेत्र हमारे अधिकरण के अंदर आए थे, तो हमने एक अधिसूचना जारी करके उन क्षेत्रों को भारतीय नागरिकता प्रदान करवा दी थी। ठीक, तो ये कहीं ना कहीं ये तीनों के तीनों ऐसे जो भारतीय संविधान नहीं कहता इनको। ठीक है, तो ये किसके द्वारा कहेंगे, ये हमारा कहा गया है जो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 है उसके द्वारा। ठीक, तो राइट आंसर होता है हमारा इसका डी, इसका राइट आंसर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या आता है, भारत में पुनर्विचार याचिका या उपचारात्मक याचिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पुनर्विचार यानी अगर क्या संविधान यानी सुप्रीम कोर्ट है वो कोई निर्णय दे देता है, या हाई कोर्ट अगर कोई निर्णय दे देता है, उस निर्णय को पुनर्विचार के लिए भी जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है वो अपने निर्णय को एक बार दोबारा से जांच ले, उसके लिए याचिका लगाई जाती है। तो पहला हमारा कथन कहता है भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 137 है, कौन सा, जो अनुच्छेद 137 के तहत उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय का पुनरावलोकन करने की शक्ति प्राप्त होती है। ठीक है, तो यही बात है, जो सुप्रीम कोर्ट होती है उसके द्वारा जो सुनाए गए जो निर्णय होते हैं उन पर वह दोबारा से विचार कर सकता है या पुनरावलोकन कर सकता है। तो यही क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था, तो उसके अंदर ये कहा गया था, तो जो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है और जो हाई कोर्ट है, क्या उनको ये दोनों पावरें दी गई है, तो ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट है ये पावर संविधान के तहत दी गई है, जबकि हमारा जो हाई कोर्ट है, ठीक है, तो उसको क्या है, जो वो पावर दी गई है वो कहीं ना कहीं ये सुप्रीम कोर्ट के तर्ज पर दी गई है। ठीक है, तो संविधान में ये बात साफ साफ नहीं लिखी गई है भी जो हाई कोर्ट भी इसकी कर सकता है, उसको इस तर्ज पर दी गई है, जबकि ये सुप्रीम कोर्ट के लिए संवैधानिक तौर पर इसका व्याख्या की गई है।
ठीक है। तो इस हिसाब से उसके अंदर ये वाला जो स्टेटमेंट था वो गलत होता था, और लगभग 90% लोग जो लोग थे जिन्होंने ये क्वेश्चन क्या किया था, गलत किया था। ठीक। अगला कहता है हमारा, जो उपचारात्मक याचिका और पुनर्विचार याचिका दाखिल करने के लिए 30 दिनों की समय सीमा निर्धारित की गई है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक। अगला कहता है, जो रूपा अशोक और जो रूरा बना अशोक रूरा 2002 में ऐतिहासिकवाद में उपचारात्मक याचिका की अवधारणा को विकसित किया था। तो ये बात भी हमारी बिल्कुल सही है। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है हमारा डी, इसका राइट आंसर होता है। तो भारत में जो उच्चतम न्यायालय हमारे उच्च न्यायालय होती है के लिए वह बाध्यकारी होता है भी अपने निर्णयों की क्या करे, समीक्षा करे, और वह उससे जो पुनर्विचार याचिका के तहत की जा सकती है। तो जबकि उच्चतम न्यायालय के जो निर्णय में असंतुष्टि पक्षकारों द्वारा पुनर्विचार याचिका दायर की जा सकती है, और पुनर्विचार का प्रावधान क्या कहता है, निरतानुसार, यानी जिसको बोलते हैं एक प्रकार से जो स्ट्रेट डिसीजन के सिद्धांत पर आधारित होता है, यानी जो पुनः इस पर यानी क्या गया निर्णय दिए या दोबारा इस पर जो हमारे जो कोई बिंदु है जो छूट गया हो उस पर ध्यान दिया जाए। ठीक है, क्योंकि जो न्यायालय आमतौर पर एक सुदृढ़ वाद और बिना किसी निर्णय में बदलाव नहीं करता है, तो कोई एक ठोस उसके पास सबूत होना चाहिए इसके लिए अगर याचिका पर विचार करवाना है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 137 है और साथ ही साथ 145 के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार भारत में उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय को पुनर्लोकन करने की शक्ति देता है। ये किसके अंदर, तो आर्टिकल नंबर 137 है, साथ ही साथ जो आर्टिकल नंबर 100 हमारा जो 45 है उसके तहत ये सुप्रीम कोर्ट की पावर देता है। ठीक है, हाई कोर्ट को अंदर संवैधानिक तौर पर पावर नहीं दी गई है। ठीक है, और जो पहले जो न्यायिक कमी के कारण किसी जाहिर चूक या स्पष्ट भूल या किसी त्रुटि के कारण कहीं न कहीं जो न्यायालय है अपनी अपनी जो निर्णय है उस पर विचार कर सकता है, और पुनर्विचार करते समय जो न्यायालय पूरे मामले की सुनवाई नहीं करेगा, केवल उन्हीं गंभीर जो त्रुटियां हैं या जो किसी प्रकार की जो कमियां रह गई है पहले जो निर्णय सुनाते वक्त, उसी जो निर्णय पर क्या करेगा उसकी यानी कहीं न कहीं विचार करेगा या उनकी समीक्षा करेगा। और जो न्यायिक समीक्षा केवल स्पष्ट भूल अर्थात किसी ऐसी स्थिति जिसमें न्यायालय के निर्णय करते समय असंगत शब्दों की अनदेखी की गई हो तो उन्हीं पर क्या करेगा, न्यायिक समीक्षा करेगा। ठीक है, उसके बाद में जो उच्चतम न्यायालय का जो नियम 1966 के अनुसार निर्णय या आदेश की घोषणा 30 दिनों के भीतर पुनर्विचार याचिका द्वारा की जानी चाहिए। तो इसके अंदर कहा गया भी 30 दिनों की समय सीमा निर्धारित की गया, तो इसमें 30 दिनों के भीतर भीतर करनी चाहिए। और ये कौन सी थी हमारी एक प्रकार की जो इसमें कहा भी जो उपचारात्मक और पुनर्विचार याचिका, तो पुनर्विचार याचिका नहीं है इसमें, केवल हमारी जो एक प्रकार से जो उपचारात्मक जो याचिका है उसके लिए कहा गया है। ठीक है, और यह जो याचिका होती है वह कहीं कहीं बिना मौखिक तर्क वितर्क या उसी पीठ से को भेजनी जानी चाहिए जो कि पहले उसकी सुनवाई कर रही थी। ठीक है, तो ये आवश्यक नहीं है कि किसी वाद के पक्ष ही यानी क्या हो पक्षकार ही उस मामले के निर्णय पर पुनर्विचार की मांग करे। जो सिविल साहित्य या उच्चतम न्यायालय के नियमों के अनुसार जो कोई पीड़ित का कोई भी व्यक्ति पुनर्विचार की मांग कर सकता है। तो ये जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति पीड़ित है वही करे, उसकी ओर से कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, उसकी मांग कर सकता है। ठीक, तो उच्चतम न्यायालय ने पूर्व के निर्णयों के पुनरावलोकन को 3 आधार पर करता है। एक तो विधिवत सुनवाई के बाद और नए महत्वपूर्ण मामले या सबूत की खोज जो कि याचिका की जानकारी में नहीं थे उस समय वहाँ पर पेश किए गए हों। ठीक है, या फिर कोई रिकॉर्ड है उसके अंदर गलती हो या किसी प्रकार की त्रुटि हो तब वह क्या कर सकता है, पुनर्विचार कर सकता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो केस हैं वो यानी हमारा जो ये भारत में उच्चतम न्यायालय में केंद्र है जो हमारा रूपा अशोक हुरूरा बना अशोक हुरूरा में ऐतिहासिकवाद में उपचारात्मक याचिका की अवधारणा को विकसित किया था। ठीक है, तो ये हमारा जो तीसरा कथन भी था क्या होता है, सही होता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा कहीं ना कहीं ये भी हमारा किससे, पॉलिटिक्स से संबंधित है। अगला कहता है 1933 के चार्टर अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने क्या कहता है, इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का क्या बना था, वॉइस राय बना दिया था। तो ये भाई 1933 के अंदर नहीं हुआ था, ये हमारा 1857 का जब क्रांति हुई थी, अंग्रेजों को हमने धूल चटाई थी, तब जाकर ये कहीं ना कहीं जो अंग्रेज थे वह जो गवर्नर जनरल था उसका पद हटा करके उन्होंने क्या कर दिया था, वाइसराय उनको बना दिया गया था, और ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको कहीं के पूर्णतः नष्ट कर दिया था गया। अब जो जिसको भारत का जो शासन था वह डायरेक्ट ब्रिटिश के हाथों से यानी जो हमारा जो ब्रिटिश सरकार थी या संसद थी उनके माध्यम से चलाया जाना था। तो पहला कथन हमारा गलत होता है, तो आंसर नंबर ए और आंसर नंबर सी हमारा यानी कैंसिल हो जाता है। अगला कहता है भी इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः प्रशासनिक निकाय का बना दिया था।
ठीक है, हाँ ये बात उसने कर दी थी। यानी अभी उसको क्या कर दिया था, पूरा प्रशासन से संबंधित कार्य उनको सौंप दिए गए थे। ठीक है, किसको, हम जो ईस्ट इंडिया कंपनी को, इसके माध्यम से हमारा 1833 का जो चार्टर आया था। इसने पहली बार जो गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी व प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग किया था, तो ये भी इसने नहीं किया था। तो हमारा जो राइट आंसर है वो केवल 2 होता है, तो 2 किसके अंदर है, सी के अंदर हमारा केवल 2 है। ठीक है, तो ये जो चार्टर था इसके तहत क्या किया था, जो बंगाल के गवर्नर जनरल को कहीं के जो अनन्य तौर पर जो विधि बनाने की शक्तियाँ दे दी गई थी। अब जो बंगाल का जो गवर्नर था वह किसी प्रकार का कानून बना सकता था, और भारत का जो गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो पहले वो जो उसको गवर्नर बोलते थे, अब वह किस नाम से बुलाने जाने लगा था, गवर्नर जनरल बोलते थे। ठीक है, पहले वे यानी जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, फिर उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और जो साथ ही साथ बम्बई और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी थी उसको क्या कर दिया था, यानी कहीं के जो उसकी जो विधायी शक्तियाँ थी वह उससे छीन ली गई थी, और वो शक्तियाँ किसको दी गई थी, भारत के गवर्नर जनरल को दे दी गई थी। और भारत के गवर्नर जनरल को कहीं के जो नागरिक व सैनिक शक्तियाँ भी प्रदान कर दी गई थी। भारत में पहली बार ऐसी जो देशी सरकार का निर्माण किया गया जिसके पास अंग्रेजों के कब्जे वाले पूरे भारतीय क्षेत्र पर क्या था, संपूर्ण स्वामित्व था। ठीक है, तो कहीं के जो बंगाल का जब गवर्नर जनरल था, जो कि जैसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, अब वह पूरे भारत के क्षेत्र पर क्या कर सकता था, नियंत्रण कर सकता था। साथ ही साथ जो गवर्नर जनरल के परिषद के पास किसी भी ब्रिटिश या विदेशी या भारतीय के संदर्भ में पूरे भारत के किसी भी कानून बनाने या उसमें संशोधन करने या उस कानून को बदलने का भी क्या करता था, अधिकार था। अब उसको एक वाणिज्यिक निकाय के रूप में ईस्ट इंडिया की जो कंपनी को समाप्त कर दिया था गया, क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो व्यापारिक गतिविधियाँ थी वो उसकी समाप्त कर दी गई थी। अब उसको क्या बना दिया गया था, एक प्रशासनिक निकाय बना दिया गया था। ठीक है, तो अब वो क्या संभालेगी, प्रशासनिक संभालेगी। ठीक, और जो गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी व प्रशासनिक जो कार्यों को जो अलग अलग किया गया था वह 1853 का जो एक्ट आया था उसके माध्यम से ये चीज़ की गई थी। ठीक, तो राइट आंसर होता है हमारा इसका सी, इसका राइट आंसर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय संविधान के संदर्भ में जो हमारी जो स्वतंत्रता है, ठीक है, स्वतंत्रता संदर्भ जो शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो हमारा कि स्वतंत्रता का जो शब्द है उसके बारे में हमें बताना है। तो पहला कहता है भी जो स्वतंत्रता का जो विचार है वो हमारी जो अमेरिका का जो संविधान है हमने उनसे लिया है। ठीक है, दूसरा हमारा कहता है जो प्रस्तावना में शामिल स्वतंत्रता की प्रकृति नकारात्मक प्रवृत्ति की है। ठीक है, तो क्या हमें जो सरकार हम जो हमारी संविधान के अंदर जो प्रवृत्ति दी गई है, जो प्रस्तावना के अंदर, क्या वो नकारात्मक प्रवृत्ति की है। ये दोनों के दोनों कथन हमारे गलत है। ये जो तीनों हमने जो मूल्य थे वो हमारे जो रूस की क्रांति थे उससे हमने क्या किए थे, ग्रहण किए थे। तो पूछा गया सही, सही तो हमारा कोई नहीं है, तो राइट आंसर होता हमारा इसका डी, इसका राइट आंसर होता है। ठीक, तो जैसे हमारा जो स्वतंत्रता शब्द था उसका अर्थ क्या होता है भी, व्यक्तियों के जो क्रियाकलाप होते हैं उस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध न लगाना स्वतंत्रता कहलाता है। तो यूपीएससी क्या करता है, इसी प्रकार के शब्द देके उसके डेफिनेशन भी पूछ लेती है अलग अलग वर्डिंग के अंदर। ठीक है, और संविधान की प्रस्तावना में जो मूल अधिकारों के माध्यम से भारत के नागरिकों को विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। उन्होंने उनमें उल्लेखन की स्थिति में यह न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय होते हैं। तो अगर कोई कानून ऐसा बनता है जो कहीं न कहीं क्या होता है उनका उल्लंघन करता है, तो क्या करता है सरकार, सुप्रीम कोर्ट उसको बदल भी सकता है। ठीक है, और हमारा जो संविधान है उसमें स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जो विचार हैं वो हमने कहाँ से लिए थे, सॉरी फ्रांस की क्रांति से लिए थे, न कि रूस की क्रांति। तो ये हमने क्या से लिए थे, हाँ जो सामाजिक आर्थिक न्याय वाली बात थी वो हमने कैसे ली, रूस की क्रांति ली। जबकि जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता थी वो हमने कहाँ से ली थी, हमारी फ्रांस की क्रांति से ली थी। ठीक है, तो हाँ हमारे जो राइट आंसर है वो हमारा इसका जो डी हमारा जो एक प्रकार से राइट आंसर होता है। ठीक, चलो दूसरा कथन हो रहा है उसको भी देख लेते हैं। भी भारतीय संविधान का जो मूल अधिकारों के माध्यम से, जैसे हमने देखा भी सभी नागरिक हैं उनको जो स्वतंत्रता हमने दी है, तो आर्टिकल 19 के तहत जो हमने जो स्वतंत्रता दी है वह क्या होती है, हमें पता है भी जो न्यायालय द्वारा ज्ञान है उनको परिवर्तन करवाया जा सकता है। और भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना के अंदर कहीं न कहीं ये वाली जो प्रस्तावना है वो सकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा का पालन करती है, न कि नकारात्मक का। ठीक है, तो ये किसका, सकारात्मक जो स्वतंत्रता है उसका पालन करती है, और सभी के लिए स्वतंत्रता का लाभ लेने के लिए उन पर उचित प्रतिबंध होना चाहिए, इसके बारे में भी बात करती है। तो यानी जो स्वतंत्रता होती है उस पर आप युक्ति युक्त प्रकार से जो सरकार है उस पर प्रतिबंध लगा सकती है। अगर देश की हमारी जो स्वतंत्रता, एकता, अखंडता को कहीं कहीं प्रभावित करती हो आपकी स्वतंत्रता, तो आपकी स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया जा सकता है। ठीक है,
तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, भारत के संविधान की तो संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में, जो संशोधन प्रक्रिया है उसके बारे में। तो पहला कहता है भी भारतीय संविधान में संविधान संशोधन विधेयक को केवल लोकसभा में पेश किया जाना चाहिए। ठीक है, तो क्या ऐसा है? बिल्कुल नहीं जी। अगर हमें संविधान संशोधन विधेयक लेकर आना है तो हमें क्या करना होगा, दोनों हमारे जो सदन है, चाहे हमारी लोकसभा और राज्यसभा, दोनों के अंदर हमें 2/3 बहुमत के माध्यम से उसको पास करवाना होगा। तभी हम क्या कर पाएंगे, संविधान संशोधन विधेयक को प्रस्तुत कर पाएंगे, अन्यथा वह निरस्त हो जाएगा। ठीक, तो पहला कथन हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया है किसके अंदर, जो हम सॉरी ये हमारा जो आर्टिकल नंबर 368 है भारतीय संविधान के अंदर, उसके अंदर ये व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो साथ ही साथ अगर चलो हमें देख ही लेते हैं तो राष्ट्रपति की जो हमारी जो इसके अंदर जो किया गया है हमारे एक प्रकार से जो संशोधन प्रक्रिया, उसके अंदर दो है। एक तो हमारी साधारण इस प्रकार से अभी 2/3 आप संसद से, यानी जो हमारी जो संसद है जिसमें राज्यसभा और लोकसभा है उससे, और एक इसके अंदर क्या होता है, जब हमारी संघीय व्यवस्था को अगर कोई संविधान संशोधन विधेयक वो प्रभावित करता है तो तब हमें क्या होता है, हमारे जो राज्य होते हैं उनके जो राज्य को हमें क्या गया 50% की हमें भी सहमति की भी आवश्यकता होती है। और जो ये जो बहुमत हो गए, ठीक है, ये जो चुनाव होंगे जो राज्य द्वारा किए जाएंगे ये साधारण बहुमत के माध्यम से किए जाएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है। जबकि जो संसद के अंदर जो संविधान का प्रारूप होगा उस पर क्या होगा, जो मतदान होगा उसमें 2/3 बहुमत चाहिए। मगर जो राज्यों के अंदर जो भेजे जाएंगे संघीय व्यवस्था के लिए, उसके लिए साधारण बहुमत की क्या होगी, आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसका जो राइट पहला हमारा कथन क्या होता है, गलत होता है। चलिए दूसरे कथन पर हम विचार करते हैं। दूसरा कथन हमारा क्या कहता है, कहता है भी जो मूल संविधान में जो संशोधन जो संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा अनिवार्य सहमति का प्रावधान किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये बात भी कहीं ना कहीं गलत ही है हमारी। ठीक है, तो अगर संविधान संशोधन विधेयक हमें लेकर आना है तो उसके अंदर जो हमारे राष्ट्रपति है उसकी सहमति लेने की हमें आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, मगर ऐसा है भी हमारे जो संविधान संशोधन विधेयक है वो केवल और केवल मंत्री के जो मंत्री होते हैं जो वो उन्हीं के द्वारा लेकर आया जा सकता है। कोई जो निजी व्यक्ति होते हैं यानी जिसको मंत्री पद प्राप्त नहीं होता है वह इस प्रकार के विधेयक को नहीं लेकर आ सकता है। मगर किसी भी प्रकार का क्या होता है, राष्ट्रपति की सहमति लेना इसके लिए अनिवार्य नहीं है। ठीक है, तो ये भी हमारा गलत हो जाता है। तो राइट आंसर होता है हमारा इसका डी होता है। ठीक है, तो ठीक है, एक मिनट, जो दूसरा कथन है इसको दोबारा देखते हैं। ये कहता है जो मूल संविधान है, सॉरी, तो हमारा जो मूल संविधान है उसमें जो संविधान संशोधन जो विधेयक था उसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व जो अनुमति थी उसकी आवश्यकता थी। यानी जो मूल संविधान के अंदर जो संविधान संशोधन विधेयक था तो उसके में क्या आवश्यकता था, जो हमारे जो राष्ट्रपति थे वह क्या कर सकते थे, तो कहीं ना कहीं क्या करते थे, जो उन पर जो उनको जो क्या देना जो यानी देना क्या था कि अनिवार्य नहीं था, ये बात उसमें लिखी गई थी। मगर जब 24वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था 1971 के अंदर, तो इस चीज़ को हटा दिया गया था। और फिर जो संविधान संशोधन कोई विधेयक अगर राष्ट्रपति के पास जाता है तो उसके लिए राष्ट्रपति को उस पर हमारे अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया था। ठीक, तो मूल संविधान के अंदर ये नहीं था, तो इस पर ये था इसका मतलब। ठीक है, हमने थोड़ा सा जल्दबाजी में गलत पढ़ दिया और ऐसी गलती आप पेपर में मत करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो जो प्रयुक्त जो हमारा जो गणतंत्र शब्द है उसका अर्थ क्या है। ठीक है, तो जिस प्रकार से हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं तो इस गणतंत्र दिवस का अर्थ क्या होता है, देखिए क्या कहता है, भी राज्य के प्रमुख के रूप में जो निर्वाचित व्यक्ति राष्ट्रपति। ठीक है, दूसरा कहता है सरकार के पास जो असीमित शक्तियाँ होती हैं, कि ये गणतंत्र की बात है, बिल्कुल नहीं। जो यही तो जो हमारी जो विशेषता है, हमारी जो सरकार होती है वो असीमित होती नहीं होती है, सीमित होती है। उसको संविधान के तहत अंदर रहकर ही कार्य करना होता है। संविधान हमारे अंदर सबसे सर्वोच्च है। अगर कोई सरकार असंवैधानिक कार्य करती है तो सुप्रीम कोर्ट उसके कार्य को क्या करती है, निरस्त करती है। फिर भी करती है तो इस सरकार को बर्खास्त भी किया जा सकता है। ठीक है, अगला कहता है राजनीतिक संप्रभुता लोगों में निहित है। ये बात बिल्कुल सही है। हमारी जो राजनीतिक संप्रभुता है वह किसके, लोगों के अंदर निहित है। तो पूछा गया हमसे कौन सा कथन सही है, तो इसका हमारा जो बी आंसर है वो सही है, 1 और 3 है वो है सही है। ठीक, तो कहता है वर्ष 1949 के अंदर संविधान निर्माता ने जो बाद में भारत ने स्वयं को एक गणतंत्र राज्य घोषित किया था। कब किया था ये हमने, 1949 के अंदर। ठीक है, जब 1949 के अंदर जब हमने संविधान को बना के अपना प्रारूप तैयार कर लिया था तो तब हमने कहा था हमारी जो संविधान निर्माता ने कहीं ना कहीं इसको एक प्रकार से
ठीक है। तो गणतंत्र रूप में हमने मान्यता दी थी हमारे जो राष्ट्र को। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण क्या था, जो हमारा जो राज्य का जो प्रमुख होगा यानी जो राष्ट्रपति होगा वो निर्वाचन पद्धति के माध्यम से क्या कराएगा, चुनाव यानी जीत करके आएगा। और उसका जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष प्रणाली के तहत किया जाएगा, जबकि ब्रिटेन के अंदर ऐसा नहीं है। वहाँ पर एक वंशानुगत आधार पर धीरे धीरे उनका चुनाव होता रहता है। और संविधान कहीं ना कहीं क्या करता है, हमारे इसको सीमित करता है। और एक गणतंत्र में राज्य के जो मुखिया का चुनाव कहीं कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। और भारत में राष्ट्रपति राज्य का मुखिया होता है, और यह भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। तो कौन, हमारे जो राज्य के हम जो प्रतिनिधि भेजते हैं राज्य संसद के अंदर, वही क्या करते हैं, हमारे जो राष्ट्रपति का क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक आप ज़रूर कीजिए। और कल हम हमारा जो अगला जो वीडियो है उसके अंदर जो लाइव हो, आप कहेंगे तो लाइव हो जाएंगे, नहीं तो आप वीडियो बना लेंगे। 10 नंबर टेस्ट है वो, उसका हम खुद से एक्सप्लेनेशन करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।